Okay, so hey, welcome to the channel BSc Verse. एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक देखे थे कि कौन कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमने शुगर्स पढ़े, पॉलीसैकेराइड्स पढ़े। फिर हमने देखा कि शुगर जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सॉरी, दो तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड्स। एंड फिर हम लोग एक तीसरा पार्ट जो है उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले मोनोसैकेराइड्स, एंड उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग डायसैकेराइड्स भी कवर करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को देखेंगे, और इसी के साथ हमारा शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग लिपिड्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा एक शेड्यूल है। आज हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मोनोसैकेराइड्स, मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग वर्ड्स जो होते हैं उससे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है? मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। मोनो मतलब वन या फिर सिंगल, वन या फिर सिंगल। और सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? सैकेराइड्स का मतलब मैंने बताया है, सैकेराइड्स का सिंपल मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। सो मोनोसैकेराइड्स यानी सिंगल शुगर, जिसे हम कहते हैं सिंगल शुगर यूनिट, वो होता है हमारा मोनोसैकेराइड्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स। मोनोसैकेराइड्स में 3 से 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, एंड उन कार्बन एटम्स के हिसाब से उनका अलग अलग नाम होता है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। So 3 to 7 carbon atoms can be present in the monosaccharides. सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखा हुआ है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है कि अब फर्दर इसका और सिंपलर वर्जन नहीं हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर उसको हम लोग और छोटे टुकड़ों में बांटना चाहें तो हम लोग नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। सो मोनोसैकेराइड्स को अगर हम लोग और सिंपलर वर्जन चाहें कि इससे भी ज्यादा कुछ सिंपल फॉर्म हो कार्बोहाइड्रेट का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऑल कार्बन आइटम हैव OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब मोनोसैकेराइड्स में हमने देखा कि 3 to 7 कार्बन आइटम्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। Now each carbon will have an hydroxyl group. ठीक है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, सिवाय एक कार्बन के। उस एक कार्बन में या तो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा या फिर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। मोनोसैकेराइड्स में 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, सिवाय एक कार्बन के। उस एक कार्बन में या तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा या तो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑल कार्बन एटम हैव OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, except one carbon atom which has either ketone group, that is C double bond O, and or aldehyde group, that is CHO group. सो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दो दो मोनोसैकेराइड्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो सबसे पहले अगर ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, हम लोग को 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। 3 कार्बन, उसमें से 2 कार्बन में अगर आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ होता है, यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, जिसमें से 2 कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोग इस मोनोसैकेराइड को हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की, तो इसमें भी हम लोग को 3 कार्बन देखने को मिलते हैं, 1 2 एंड 3। इसमें भी जो 2 कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है
और एक कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारा कीटोन ग्रुप है। ठीक है, सो अगर 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें से 2 कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड बोलेंगे। तो उसको हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड बोलेंगे। वहीं अगर 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें से 2 कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन जो है वो कीटोन ग्रुप में कीटोन ग्रुप का पार्ट है, तो हम लोग उसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। आप लोग को स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं सिर्फ उन स्पेसिफिक मोनोसैकेराइड्स का या उन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स का ही स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं रखने हैं। जो जो स्ट्रक्चर याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। जो जो मैं बोलूंगा वो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है मोनोसैकेराइड्स के ऊपर नोट लिखो, तो आप लोग को स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके बायोकेमिस्ट्री में आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Sugars having free ketone and aldehyde group acts as reducing agent, hence are called reducing sugars. अब ऐसे शुगर्स जो हमने अभी देखे, जैसे मोनोसैकेराइड्स में हमने ग्लिसरैल्डिहाइड देखा जिसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन देखा जिसमें कीटोन ग्रुप रहता है। ठीक है, सो ऐसे शुगर्स जिनमें एक फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। वो क्या करते हैं? दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, हेंस आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। दैट इज दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, शुगर्स हैविंग फ्री कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसे शुगर्स जिनमें एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इसीलिए हम लोग उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इसीलिए हम लोग उसको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। अब ये जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ये बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बस ये जानना है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो बेनेडिक्ट्स और फेलिंग टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। वही जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट जो है वो नहीं देते हैं या नेगेटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स का हमने जो है जनरल फॉर्मूला देखा हुआ था। क्या था जनरल फॉर्मूला इसका? CnH2ON। क्या है इसका जनरल फॉर्मूला? CnH2ON। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ट्रायोजेस की, हम लोग जानते हैं कि हम लोग नेम कैसे करते हैं। ट्रायोजेस यानी 3 कार्बन, टेट्रोजेस यानी 4 कार्बन, पेंटोजेस यानी 5 कार्बन, हेक्सोजेस यानी 6 कार्बन, एंड हेप्ट्यूलोस मींस 7 कार्बन। इतना तो आपको पता है, इतना तो समझ में आ रहा है नाम से। सो अगर ट्रायोजेस की बात करूं, सो कार्बन 3 है एंड H क्या लिखा है यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में? H2N, यानी 3 to the 6, यानी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6, एंड O अगेन N, सो दैट इज 3। सो ट्रायोजेस का फॉर्मूला क्या हो गया? C3H6O3। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? 3 कार्बन वाले 2 मोनोसैकेराइड्स के नाम, वही दोनों यहाँ पे ट्रायोजेस में आते हैं। कौन कौन से? ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को, नाम में ही दिया हुआ है एल्डिहाइड एंड एसीटोन यानी कीटोन ग्रुप है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, और इनमें 3 कार्बन है, तो ये ट्रायोजेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रोजेस यानी 4 कार्बन, उसमें एक एग्जांपल दिया इराइथ्रोस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगेन इंपॉर्टेंट क्या है आपके? पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्या है? पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। पेंटोजेस यानी 5 कार्बन, इसके अंदर आता है आपका राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है आपका किस में आता है? राइबोज आरएनए में आता है, एंड डीऑक्सीराइबोज आपका डीएनए में आता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटोजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, राइबोस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, एंड डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो राइबोस जो है वो किसमें रहता है? अपने आरएनए में, एंड डीऑक्सीराइबोस जो है वो डीएनए में होता है। ठीक है,
हेक्सोजेस, हेक्सोजेस यानी 6 कार्बन किसमें किसमें प्रेजेंट है? ग्लूकोज में प्रेजेंट है, फ्रक्टोज में प्रेजेंट है एंड गैलेक्टोज में भी प्रेजेंट है। अब ये जो फ्रक्टोज है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है फ्रक्टोज में, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है एंड फ्रक्टोज का जो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फ्रक्टोज में एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे फ्रक्टोज जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है वो हम लोग आगे देखेंगे। फ्रक्टोज जो है वो हेक्सोसेस के अंदर आता है, यानी 6 कार्बन उसमें होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन एटम वाले ग्रुप के अंदर वो आता है, हेक्सोसेस में आता है, बट इट फॉर्म्स अ 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वो 5 मेंबर्ड एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है एंड वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जो है वो उसके 6 मेंबर्ड रिंग वाले जो स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा स्टेबल होता है। आगे हम लोग देखेंगे मैं क्या रिंग स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है अभी समझ ना आ रहा हो, बट आगे हम लोग अभी देखेंगे। देन हेप्ट्यूलोसिस, जिसमें 7 कार्बन होते हैं, उसका कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दे कैन एग्जिस्ट बोथ एज ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। ठीक है, या तो ओपन चेन के फॉर्म में हो सकते हैं या रिंग के फॉर्म में हो सकते हैं। सो पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस जो है वो रिंग के फॉर्म में भी पाया जाएगा और ओपन चेन के फॉर्म में भी पाया जाएगा। आपके ओपन चेन और रिंग क्या बोल रहा हूं मैं? ओपन चेन यानी जो हमारा सिंपल लीनियर फॉर्म होता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज का मैंने बनाया हुआ है स्ट्रेट चेन ग्लूकोज। ठीक है, स्ट्रेट चेन ग्लूकोज, इसी को हम लोग ओपन चेन फॉर्म बोलते हैं। एंड ये जो हमारा ग्लूकोज रिंग फॉर्म मैंने बनाया है, इसे हम लोग रिंग फॉर्म बोलते हैं। ये आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रहा हूं। ओपन चेन क्या होता है? जिसमें आपका लीनियर स्ट्रेट चेन होता है वो आपका ओपन चेन कहलाता है। ठीक है, और रिंग के फॉर्मेशन में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्लोज्ड, एक क्लोज्ड फॉर्म दिख रहा है, उसको हम लोग रिंग फॉर्म बोलते हैं। सो अभी हमने पढ़ा कि जो हेक्सोजेस है और पेंटोजेस है वो दोनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या तो ओपन चेन फॉर्म में हो सकते हैं और साथ साथ रिंग फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। सो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज आपका कहाँ आ रहा है? ग्लूकोज आपका आता है हेक्सोजेस में, यानी 6 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है वो उसमें आता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है एंड ग्लूकोज रिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे हम लोग? हर कार्बन में एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, एक कार्बन के साथ हमारा क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड H, यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे CHO। ठीक है, ये हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना ही है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ। अगर आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ भी, मोनोसैकेराइड्स के बारे में आप बताएंगे, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आपको अगर कुछ भी नहीं याद भी आ रहा है तो ग्लूकोज प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट है। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बोथ रिंग फॉर्म में एंड स्ट्रेट चेन फॉर्म में, दोनों में आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हर बार राइट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, हर बार राइट साइड पे प्रेजेंट है, बट जो थर्ड कार्बन है, जो थर्ड कार्बन है वहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे जो है OH जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्लूकोज को अगर रिंग फॉर्म में देखें हम लोग, रिंग फॉर्म में भी क्या होगा? हर तरफ OH जो है वो नीचे की तरफ होगा। मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, जो OH जो है वो हर जगह नीचे की तरफ होगा, हर तरफ नीचे की तरफ होगा। बस ये वाला जो एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे और OH जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे तो आपका CH2OH और H लगे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आता है, ये होता है रिंग फॉर्म। ये क्या होता है? रिंग फॉर्म। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज के टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ग्लूकोज के टाइप्स क्या है यहाँ पे? सबसे पहला है अल्फा ग्लूकोज एंड दूसरा है बीटा ग्लूकोज। सो जो अल्फा ग्लूकोज है वो आपका सिंपल ग्लूकोज है, यानी जो ग्लूकोज आप लोग नॉर्मल, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो नॉर्मल ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है, यही अल्फा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है वो अभी देखते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि अल्फा ग्लूकोज जो आपका नॉर्मल ग्लूकोज का है, जिसमें एक OH ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, बाकी सब क्या है? बाकी सब नीचे रहेगा। ठीक है, बीटा ग्लूकोज में क्या होता है?
एक OH तो ऊपर रहेगा, वहीं एक और जो जगह है वहां पे भी OH जो है वो ऊपर आ जाएगा और हाइड्रोजन आपका नीचे रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो OH जो है, दो OH के ग्रुप जो है वो ऊपर रहेंगे, तो वो आपका बीटा ग्लूकोज बन जाता है। आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम ग्लूकोज का आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्लूकोज के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया, मोनोसेक्राइड के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया, सो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का रिंग फॉर्म बनाना है आपको, आपको टाइप्स ऑफ ग्लूकोज बताना है कि अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर आपको बताना है। स्ट्रक्चर आपने बना दिया, टीचर समझ जाएगा कि आपको आता है। ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ाई, टीचर समझ जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज की, सो दे आर आल्सो हेक्सोसेस। मैंने बताया था कि फ्रक्टोज जो है वो एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि ये 5 मेंबर ड्रिंक के स्ट्रक्चर में भी पाया जाता, 5 मेंबर ड्रिंक फॉर्म में भी पाया जाता है एंड 6 मेंबर ड्रिंक के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, गैलेक्टोज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में ही है। ठीक है, गैलेक्टोज का जो है ये आपका गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड रिंग। अब जो फ्रक्टोज का जो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फ्यूरान फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग कि फ्रक्टोज का जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है उसको हम लोग फ्यूरान फॉर्म बोलते हैं एंड जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है उसको हम लोग पायरेनोस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आप लोग को याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप लोग को देखना है कि कौन सा कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। अगर इसका कोई ट्रिक मुझे मिलता है थोड़ा सा इसको डायग्राम को आप लोग को इजी करने का, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, बेसिक ग्लूकोज का याद रख लेना, फ्रक्टोज का याद रख लेना, बार बार ड्रॉ करके देखना। ठीक है, बार बार ड्रॉ करके देखना, याद हो जाएगा। फ्रक्टोज का देखना, गैलेक्टोज का देखना एंड ग्लूकोज का देखना, इनका याद होना ही चाहिए। ऑक्सी राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जिनका स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली डीऑक्सी राइबोज मैंने बोला आपको याद रहना चाहिए एंड राइबोज जो आपको याद रहना चाहिए। ये दोनों क्या है? ये दोनों किस में आते हैं? पेंटोजेज में आते हैं, यानी 5 कार्बन जिनमें प्रेजेंट होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज में जो है एक ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहता, यानी OH ग्रुप की जगह H ग्रुप रहता है। ठीक है, OH ग्रुप की जगह H ग्रुप रहता है एंड राइबोज में आपके पास OH ग्रुप रहता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सो मोनोसैकेराइड्स के फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सो दे आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो जब रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होते रहता है, सो उनके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, उस प्रोसेस के बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है, वो हमारा मोनोसैकेराइड होता है, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के समय एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? आपके डीएनए एंड आरएनए होते हैं। तो मैंने बताया अभी अभी कि डीएनए में जो है आपका क्या रहता है? डीऑक्सीराइबोज रहता है एंड आरएनए में आपका क्या रहता है? राइबोज रहता है। ठीक है, सो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज क्या आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। जो मोनोसैकेराइड्स जो है, ये मोनोसैकेराइड्स आपके न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करेंगे। वो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछो कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ नहीं समझ में आया प्लीज पूछो। स्ट्रक्चर का मैंने उतना एक एक बताया नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर को आपको याद करना है, उसका कोई इजी तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो उसके लिए डाल दूंगा, जिसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह अगर मुझे समझ में आए तो मैं वैसा आपको स्ट्रक्चर बनाने का एक बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। समझ में भी, अगर समझ भी आ रहा है तो भी एक थम्स अप कर दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में तो आए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा इतना कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा प्लीज कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप देख रहे हैं वीडियो, आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो अपना डाउट की पूछिए कमेंट्स में। ठीक है, किसी ने अभी बायोकेमिस्ट्री तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सेल बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। एक कुछ कोई कोई तो चैप्टर एक बोला था आपने, सो ये 2 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, अभी काफी बचा है, इस बायोकेमिस्ट्री में काफी बचा हुआ है। लिपिड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखेंगे। सेल चैप्टर में भी अभी यूकेरियोटिक के जो पूरे ऑर्गेनेलीज है वो बचे हुए हैं। सो हम लोग जल्दी जल्दी अभी करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या है, एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड फिर वो ऑक्सीडाइज जब होते हैं तब उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड फिर उनको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसी कारण बोलते हैं कि जब थोड़ा जैसे कोई इंसान थक जाता है तो उसको ग्लूकोज पीते हैं। जैसे हम लोग गर्मी के मौसम में जब ज्यादा जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वाटर जो है वो लॉस ज्यादा होता है, ठीक है, प्यास ज्यादा लगती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज जो है मिला के पी लो, ग्लूकॉन डी वगैरह जैसे आता है, ठीक है, नॉट स्पॉन्सर्ड नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। सो वो जो है आपका ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, इसी कारण वहां पे ग्लूकोज के इनटेक के लिए बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्लूकोज हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। ग्लूकोज जो है वो फैट्स और अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये था आपका बेसिक फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइसैकेराइड्स कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसीलिए डाइसैकेराइड को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बीएससी वर्ड्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो सो प्लीज at least give a thumbs up in the comments so that I'll understand that yes, students are understanding what I'm providing notes and the lectures. And till then, stay tuned, keep learning.